नमस्कार। इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 3 हम देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। भोजन संग्रह से उत्पादन तक यानी भोजन के विषय में यहाँ दो बातें कही गई हैं कि भोजन का या तो संग्रह हो सकता है और इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो भोजन का उत्पादन भी हम कर सकते हैं। यानी संग्रह करना और उत्पादन करना यह भोजन से संबंधित दो क्रियाएं हैं। नई नुओं का भोजन। आज नई नू अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नई नुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था? यहाँ भोजन के विषय में एक बात बताई गई है। जिस प्रकार का वह भोजन नई नुओं करती थी वो बहुत ही सादा और कम मसालेदार होता था। और जब वो मध्य प्रदेश में गई स्कूल की तरफ से जो यात्रा थी उसमें, तो वहाँ उसे जो भोजन मिला वह बहुत मसालेदार था। तो यह उसके मन में यह प्रश्न उठा कि यह मसालेदार भोजन, यह ऐसा भोजन क्यों है, लोग ऐसा भोजन क्यों करते हैं? या इस प्रकार का भी क्या भोजन हो सकता है? तो इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में उत्पन्न हुए होंगे। आगे है विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। स्त्री पुरुषों ने हमेशा भोजन का उत्पादन नहीं किया। वे तो आश्रित रहे हैं। और कब आश्रित रहे हैं? जब उनके पास भोजन के रूप में मांसाहार के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। उन्हें फसलों का ज्ञान नहीं था। और जलवायु की जो बात कही गई है वहाँ यह बात दर्शाई गई है कि स्थान स्थान पर जो है भोजन अलग अलग होता है। पूर्व के अध्याय में हमने देखा था कि जब एक जलवायु परिवर्तन हुआ था लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, तो वहाँ किस प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न हुए थे और उन परिवर्तनों के अनुसार जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को उस परिवर्तन के अनुकूल बनाया था। और यहाँ पर भी यही बात है, देखने में आती है कि जैसे सूखे और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में
भेड़ बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। मवेशियों का जीवन जो है वो कहाँ होता है, वो ऐसे समतल क्षेत्र हो गए जहाँ खेती की जा सकती है तो वहाँ मवेशी पलते बढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, सूखा है, उस क्षेत्र में तो वहाँ भेड़ बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रहते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। एक संकेत बताया गया है कि निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन ही वह मूल कारण रहा होगा जो 12,000 वर्ष पूर्व घटित हुआ कि लोगों ने अन्न उपजाना शुरू कर दिया, पशुओं का पालन शुरू कर दिया, खेती की शुरुआत कर दी। लोगों ने यह देखा, पूर्व काल के लोगों ने यह अनुभव किया कि कहाँ कहाँ वनस्पतियाँ उगती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, अंकुर किस प्रकार फूटते हैं, पौधे किस प्रकार निकलते हैं। पौधों की देखभाल उन्होंने शुरू की, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की और इस प्रकार वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। पूर्व में बताया गया कि किस प्रकार वे कृषक बन गए, अब यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार वे पशुपालक बन गए। सबसे पहले उन्होंने जो जंगली कुत्ते थे उन्हें पालतू बनाया, उन्हें भोजन कराया होगा और बदले में वे जो जंगली कुत्ते थे वो उनकी अन्य जानवरों से रक्षा करते थे। धीरे धीरे जो अहिंसक जानवर थे जैसे भेड़, बकरी, गाय इत्यादि जानवरों को वे नज़दीक रखने लगे, नज़दीक आने के लिए उन्हें उत्साहित किया और झुंड में वे जानवर रहते थे, घास खाते थे और लोग इनकी रक्षा भी करते थे जो जंगली जानवर थे उनसे। इस प्रकार पशुपालक बन गए और इन पशुओं से वो जो भी उन्हें प्राप्त होता था, दूध, मांस, यह बुनियादी ज़रूरतें थी उस समय के लोगों की। तो इस प्रकार से वे पशुपालन में अपनी रुचि को दिखाने लगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया? सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? कुत्तों में मित्रता का जो एक विशेष पहलू होता है, मैत्री का, उन्हें भोजन कराने पर वो हमेशा साथ रहने लगते थे और ये पहले ऐसे जानवर थे जो इंसानों से डरे नहीं बल्कि उनके साथ हो लिए, उनके साथ रहते, बदले में सतर्क कर देते। यदि कोई किसी भी प्रकार की घटना होने वाली होती थी, जानवरों का आक्रमण या किसी भी प्रकार का आक्रमण होता था तो वे उन्हें सतर्क कर देते थे।
बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। साधारण से शाब्दिक या साधारण भाषा में यदि हम बसने की प्रक्रिया के विषय में यदि चर्चा करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई व्यक्ति है वो किसी एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर जाकर के बस गया, रुक गया, ठहर गया। लेकिन यहाँ पर बसने की प्रक्रिया को एक अलग ढंग से दर्शाया गया है। यहाँ बताया गया है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। लोगों द्वारा पौधों के उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। वास्तव में जब मनुष्यों ने पौधे उगाए, जानवरों की देखभाल की, तो अब वो भ्रमणशील नहीं रह गए, उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। इसलिए इस प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया कहा गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है, कौन से पालतू सूअर का है। तो इस तस्वीर में जो बड़ा दांत होगा वह निश्चित रूप से जंगली सूअर का होगा और जो छोटा है वह निश्चित रूप से पालतू सूअर का होगा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो यह बसने की प्रक्रिया थी, यानी मनुष्य ने घूमना छोड़ करके एक स्थान पर अन्न उपजाना शुरू कर दिया, पर पशुओं का पालन शुरू कर दिया। और यह प्रक्रिया जो है केवल 12,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी और यह आज भी इसी प्रकार से देखी जा सकती है। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। सबसे पहले यहाँ अनाज के भंडारण की बात कही गई है।
यदि पुरातन लोगों ने अन्न को उपजाया तो उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने स्थान भी बनाए, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए। इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भले ही जाना जाता हो, कहीं कहीं बखार शब्द भी आता है। बखार शब्द कहने का तात्पर्य एक कोठिला या फिर कोई एक ऐसा बड़ा सा जो पात्र है जिसमें ढेर सारे गेहूँ, अन्नागार कह लीजिए इसे, जहाँ इन्हें स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। और फिर टोकरियाँ बुनी गईं और फिर ज़मीन में गड्ढा खोद करके भी अनाज को सुरक्षित किया गया। ज़मीन के भीतर गड्ढा खोद करके उनकी लिपाई पुताई करके भी अन्न को वहाँ रखा जाता था। यहाँ एक तस्वीर बनाई गई है अनाज का उपयोग के नाम से। यहाँ बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए अनाज को रखा जाता था। जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते थे उन्हें, जो अनाज होते थे उन्हें बीज के रूप में रखा जाता था। अनाज को खाद्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उपहार के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है और भंडारण के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। बहुत तरह की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, लोगों को दया भाव सिखाते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, इत्यादि बहुत तरह की बातें हैं। अन्न का भोजन श्रेष्ठ है। एक प्रकार से सभ्यता को विकसित करने की चेष्टा की गई। जो पुरातन लोग थे वो समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन करते हुए अन्न उपजाना सीखे। तब भी यहाँ जो बातें बताई गई हैं कि जानवरों को यदि देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है, उनसे दूध प्राप्त होता है जो भोजन का अच्छा स्रोत है। यानी पुरातन लोग भोजन के संग्रह करता थे और वो भोजन को ही हर दृष्टि से देखते थे। भोजन का संग्रह करना ही उनके जीवन का मूल उद्देश्य था। तो इस प्रक्रिया में खाद्य भंडार भी वो रखते थे। भोजन को, मांस, जानवरों के मांस को भी वो खाते थे। सभ्यताएं धीरे धीरे विकसित हुई तो लोग अन्न पर आश्रित हो गए और मांसाहार का पूरी तरह से त्याग कर दिया गया। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? तो भोजन के अतिरिक्त जानवरों से, जैसे कुत्ते से सुरक्षा की प्राप्ति होती है, भेड़ से ऊन की प्राप्ति होती है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से चमड़े की प्राप्ति होती है जो विभिन्न तरह के कार्यों में उपयोग आते हैं। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो यही जो बातें बताई गई हैं इसी संदर्भ में जानवरों का उपयोग होता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आरंभिक कृषक और पशुपालक। आरंभिक कृषक और पशुपालक। अच्छा, यहाँ आरंभिक कृषक और पशुपालक शब्द क्यों कहा गया है? क्या जो वर्तमान में जो कृषक हैं और पशुपालक हैं क्या वे भिन्न हैं? निश्चित रूप से आज जो कृषक और पशुपालक हैं वे भिन्न हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज उन्हें प्राप्त है, जबकि पुरातन जो कृषक और पशुपालक थे उनके जीवन में संघर्ष अत्यधिक था।
मानचित्र 2 पृष्ठ 14 को देखो। क्या तुम्हें नीले वर्ग दिख रहे हैं? देखते हैं। मानचित्र 2 में जो नीले वर्ग हैं ये हैं नवपाषाणिक पुरास्थल, जिनमें पय्यमपल्ली, हल्लूर और कोल्डिहवा, चिरांद, दाउजली हेडिंग, बुर्जहोम और मेहरगढ़ आते हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका से तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये पुरास्थल मिले हैं मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान में। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कुलडीहवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। चावल, मवेशी, मिट्टी के खुरों के निशान, महागढ़, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। यहाँ बार बार मवेशी शब्द आता है, तो मवेशी का अर्थ होता है पालतू जानवर। और पालतू जानवर में यदि बात करें तो इसमें तो भेड़, बकरी आते हैं, सूअर भी आते हैं। तो फिर मवेशी शब्द पृथक क्यों रखा गया है? यह मवेशी शब्द एक विशेष संदर्भ में लिया गया है। निश्चित रूप से यहाँ खेती में कार्य आने वाले जानवरों को ही यहाँ पर मवेशी के रूप में विशेष रूप से रखा गया, जैसे बैल हो गए। और केवल बैल नहीं, ऊँट भी मवेशी के रूप में देखे गए। तो भेड़, बकरी, सूअर जो पालतू जानवर हैं, इनके अतिरिक्त वे मवेशी हैं। मिट्टी पर खुरों के निशान, मवेशी के लिए यह टर्म आया हुआ है कि खुरों के निशान, यानी कि ये निश्चित रूप से बैलों की बात की जा रही है। गेहूँ और दलहन, गुफकाल, आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, बुर्जहोम, आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये चिरांद, आधुनिक बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, पय्यमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। अस्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर में कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। गर्तवास की यदि बात करें तो इन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं ज़मीन के भीतर घर बना करके रहना। जहाँ अधिक ठंड होती है वहाँ लोग ऐसा करते हैं। और पश्चिम के देशों में बंकर भी बनाए जाते हैं, जो न केवल उन्हें उनकी ठंड से रक्षा करते हैं, बल्कि यदि किसी प्रकार से
कोई हवाई हमला यदि उनके देश पर होता है तो वो उन बंकरों में सुरक्षित रहते थे। और ऐसी तमाम कहानियाँ जो हैं वो इतिहास में वर्णित हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। वास्तव में यदि देखा जाए तो जो जीने के लिए जो मानव ने संघर्ष किया उनमें औजारों ने उनकी बहुत सहायता की। हर तरह के औजारों का निर्माण करने में वे अपने समय को व्यतीत करते थे और कोई आवश्यक नहीं कि ये जो औजार हैं वो केवल पत्थरों से बनाए गए हों। बहुत से वैचारिक औजार भी होते हैं जिनका निर्माण मनुष्यों ने अपने जीवन को स्थापित सुरक्षित रखने के लिए जिनका प्रयोग किया था। यह दर्शाए गए चित्र में कुछ पत्थरों के औजार दर्शाए गए हैं जिनके विषय में यदि देखें, ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। इनकी तुलना पृष्ठ 13 अध्याय 2 पर दिखाए गए उपकरणों से करो, तुम्हें इनमें क्या क्या समानताएं और भेद दिखाई देते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी कि ये जो परिवर्तन था वो हर जगह एक समान नहीं हुआ। कहीं कहीं लोग शिकार किया करते थे, कहीं कहीं लोगों ने केवल भोजन संग्रह को जीवन का अभिन्न हिस्सा मान लिया था, और कहीं कहीं तो दोनों ही बातों को समान रूप से स्वीकार किया गया था। यानी उन्हें शिकार भी करना है, उन्हें भोजन संग्रह भी करना है, और मौसम के हिसाब से भी वो अपनी जीविका को बदला करते थे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? पानी रखने का यह पात्र प्रतीत होता है। पुराने समय में इस प्रकार के जो पात्र होते थे, घड़े घड़े छोटे छोटे घड़ों से पानी को भरकर बड़े बड़े घड़ों में जो है पानी को भरा जाता था और जल को स्टोर करके वे लोग रखा करते थे। अन्य रीति रिवाज पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हों। जनजाति प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं।
तो जहाँ परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं, ढेर सारे परिवार मिलकर के भी तो एक ग्राम का निर्माण करते थे, लेकिन यहाँ एक ही प्रकार के जो परिवार हैं, यानी कहीं न कहीं वंश परंपरा में वे लोग एक जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि छोटे बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न क्यों हैं? क्योंकि उनमें गरीबी और अमीरी का कोई खास अंतर नहीं है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। यह विशेषता है जनजातियों की। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं? पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की सूची बनाओ। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि पुरुषों के जो कार्य थे, झुंडों को चराना हो गया जैसे, और शिकार करना हो गया, लकड़ियाँ काट कर लाना हो गया, पुरुषों के कार्य जो थे वो भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना इत्यादि था। स्त्रियों के कार्यों को यदि देखें तो जो अनाज कूटना, पीसना, फसल को दाव कर और दूध दोहना, जो कि दोनों ही कार्य करते थे। दोनों अगर देखा जाए मिलकर जो कार्य करना था, इनमें टोकरियाँ बुनना, औजार, झोपड़ियाँ बनाना, ये सब दोनों वे एक साथ मिलकर करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण का मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। यहाँ मेहरगढ़ ढूंढने की बात कही जा रही है, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। यह रहा मेहरगढ़। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यह खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं।
उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। भोजन उत्पादन गांव की विशेषता कही गई है। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के? इस चित्र को देखो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में मानी जाती हैं। स्तर 2 और 3 को देखो, कौन सा ज़्यादा पुराना है? 2 और 3 को देखें तो सबसे पुराना तो 3 होगा, 3 से भी पुराना 4 है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो यहाँ पर वह दृश्य दर्शाया गया है, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? हाँ, यहाँ एक मनुष्य लेटा हुआ है और यहाँ एक बकरी का कंकाल है। न केवल बकरी का है बल्कि 2 जानवरों का यह प्रतीत होता है, और भी छोटे छोटे जानवर होंगे इसमें। और यहाँ पर मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? तो यहाँ जिस प्रकार से 4 कमरे दिखाए गए हैं, वैसे ही आधुनिक जितने भी घर हैं उनमें भी इसी प्रकार से कमरे और कक्ष होते हैं। दाउजली हेडिंग। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाउजली हेडिंग ढूंढो। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेटाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठास अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। सबसे पहले दाउजली हेडिंग ढूंढते हैं। यहाँ पर दाउजली हेडिंग का एक चौकोर नीले बॉक्स में के दर्शाया गया है। संभवतः यह असम का क्षेत्र प्रतीत होता है। असम का क्षेत्र है, इधर मिजोरम है और तो वहाँ पर दाउजली हेडिंग है। और यहाँ इसके विषय में जो बात बताई गई है कि ये पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। और यहाँ से जो पत्थर मिला है, जेडाइट पत्थर जो चीन से आया है, तो यह बताता है कि दाउजली हेडिंग का व्यापार चीन के साथ भी था।
एक पुरानी ऐसी लकड़ी मिली जो कठोर होकर के पत्थर बन गई है, यानी कि वह लकड़ी निश्चित रूप से अब जीवाश्म हो चुकी है। औजार और बर्तन भी मिले हैं। अन्यत्र की यदि देखें तो एटलस में तुर्की ढूंढो नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालह्यूर्क नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चतालह्यूर्क तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। चकमक पत्थर वही पत्थर होता है जिसको रगड़ करके आग लगाई जाती है साथ, या आग जलाया जाता है। लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ, संभवतः इनका कुछ मूल्य रहा होगा। इनके बदले में कोई वस्तु भी प्राप्त करते थे। वस्तु विनिमय में कौड़ियाँ और सीपियों का बहुत मूल्य था उस समय। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। तो यह किस समय की बात लगभग कही जा रही है? लगभग 12,000 वर्ष से लेकर के लगभग 6,000 वर्ष तक के मध्य की बात यह लगभग कही जा रही है, और उस समय पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों और सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? कौड़ियों और सीपियों का उपयोग वस्तु विनिमय में निश्चित रूप से कार्य आता होगा। कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो तो तुम उसमें कौन सी फसल उगाओगे, बीज कहाँ से मिलेंगे और तुम उन्हें कैसे बोओगी? अपने पौधों की देखभाल तुम कैसे करोगी? कैसे यह समझोगी कि अब फसल काटने लायक हो गई है? तो फसल उगाने की जहाँ तक रही बात, तो गेहूँ की फसल का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो गेहूँ की फसल तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक भूमि का चयन करना होगा। दोमट या बलुई मिट्टी उपयुक्त होगी इसके लिए। जुताई 2-3 बार खेत की जुताई कर ली जाए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद खेत में पानी भरना, इसकी व्यवस्था कर ली जाए पहले ही। फिर बीज के चुनाव की तैयारी करना हो गया, तो सबसे पहले बीज का चयन किया जाएगा और उसके बाद बीज को फफूंदनाशी दवा से उपचारित किया जाएगा। 100 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। फिर बुआई की यदि बात करें तो उत्तर भारत में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, नवंबर ये जो समय है बुआई का समय है। और पंक्तियों में ड्रिल या हाथों से भी बुआई की जा सकती है छिड़काव के द्वारा। खाद और उर्वरक का प्रबंधन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद गेहूं की फसल में लगभग 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई 20-25 दिन, दूसरी 40-45, तीसरी 70, चौथी 90 दिन पर होती है। 5वीं 6ठी दाने पकने से पहले सिंचाई कर ली जाती है। फिर निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, रोग कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। फिर फसल की कटाई कर ली जाती है थ्रेशर से, और उसके बाद उसका भंडारण कर लिया जाता है कोठियों में, गोदाम में इत्यादि पर। इस प्रकार से ये गेहूं की फसल की एक प्रक्रिया बताई गई है। उपयोगी शब्द हैं कृषक, पशुपालक, नौपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर, कब्र। तो और कुछ तिथियों की यदि बात करें तो बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले, और मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले।
तो हमने जो यहाँ पर एक चर्चा की थी कि यह किस समय की बात है, तो ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। तो यानी यह तिथि की यदि हम इसकी बात करें तो यह 12,000 से 8,000 साल पहले की बात कही जा रही है। 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक के समय में पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। तो 6,000 मैंने बताया भी था, तो ठीक ही है। इस प्रकार से यह पाठ पूरा होता है। आगे का पाठ का क्रम हम इसी प्रकार से देखते रहेंगे। पाठ को ध्यानपूर्वक देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।